हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट जो है क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्रांति कोण क्या है। उसके बाद बोल रहा है क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित करें। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्रांति कोण क्या है और क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध क्या होगा वो भी स्थापित करना है। तो चलिए बिना लेट के समझते हैं कि आखिर क्रांति कोण क्या है, उसके बाद हम लोग संबंध भी स्थापित करेंगे क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर क्रांति कोण है क्या। बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है, तुरंत क्लियर। मान लो बाबू ये क्या है, एक सीमा। ये क्या है, सीमा। तो बोलिएगा सर सीमा क्या होती है। तो सिंपल सा, सीमा जो होती है ये क्या करती है, ये सीमा जो है दो माध्यम को अलग करती है। जैसे इमेजिन करो एक पोखर में पानी है, तो बताओ जो पानी का जो ऊपरी तल है उसके ऊपर तो फिर हवा है, लेकिन उस तल के नीचे जाओगे क्या है, पानी। तो बोलो पानी का जो ऊपरी तल है वो दो माध्यम को अलग कर रहा है, ऊपर हवा और नीचे पानी, उसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसीलिए ये जो ऊपरी तल हुआ उसको क्या कहेंगे, सीमा। क्या कहेंगे, सीमा। तो मान लो उसी तरह का ये क्या है, वो एक सीमा है और सीमा के इधर जो है ये है मान लो कौन माध्यम, सघन माध्यम, और इधर जो है मान लो क्या है, विरल माध्यम। मान लिए इधर सघन है, इधर विरल है, मान लीजिए। अब जो है मान लो ये कोई क्या है, वस्तु। ठीक है, ये क्या है, कोई वस्तु, छोटा सा ये क्या है, कोई वस्तु। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से। ये वस्तु है तो बताओ यहां से प्रकाश किरण ऐसे निकल रहा है, कहां से, वस्तु से। इस तरह करके है, कहां से, वस्तु से निकल के ऐसे गया। अच्छा बताओ यहां पर जब जाएगा तो ये तो है बाबू अविलंब। ये क्या है, अविलंब, दिख रहा है, अविलंब जिसको कहते हैं नॉर्मल डीएक्स, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है। अच्छा बताओ अविलंब जो है इसके साथ कुछ कोण बना रहा है, यानी अविलंब के साथ ये आपकी किरण कुछ कोण बना रहा, मान लो कितना, आई। कितना बना रहा, आई। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये किधर से किधर जा रहा है, तो बोलिएगा सर सघन से विरल में जा रहा है। और जब सघन से ये विरल में जाएगा तो आप पढ़े होंगे कि प्रकाश किरण जब भी कभी सघन से विरल में जाती है तो वो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो चल जाएगी। अब कैसे, ये थोड़ा सा ऐसे चलेगी, दिख रहा है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे, क्लियर है। अब मान लो एक और यहां से प्रकाश किरण ऐसे निकल के यहां, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे गई, तो अब की बार फिर अविलंब का बात करते हैं। तो ये भी क्या है, अविलंब। ठीक है, और अविलंब के साथ जो कोण बना रहा, अब की बार बना रहा मान लो आई डैश। कितना बना रहा, आई डैश। यहां बना रहा था आई और यहां बन रहा आई डैश। अब जरा ध्यान से देखिए प्रकाश किधर से किधर जा रहा है, सघन से फिर विरल। लेकिन देखो यहां पर आपतन कोण इस बार पहले वाला से भी अधिक है? तो बोलो यहां पर तो इतना मुड़ा था, यहाँ फिर और ज्यादा इधर डाल लेते, अभी और मुड़ेगा। तो मान लो ये ऐसे मुड़ते मुड़ते ये जो है थोड़ा ऐसे आ गया, क्लियर है, थोड़ा सा ऐसे आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो फिर से एक प्रकाश किरण ऐसे गई, इस तरह करके। ठीक है, ये गई, ये क्या है, अविलंब। और अब की बार जो है आपतन कोण देखो, मान लो क्या है, आई डैश, मतलब आई डबल डैश। अच्छा बताओ अब की बार वाला जो आपतन कोण है ये पहले दोनों से भी ज्यादा अधिक होगी। तो बोलो ये प्रकाश पहले इतना था, थोड़ा और कोण आपतन कोण बढ़ा, ये और बढ़ा, ये फिर और बढ़ा, ये और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा हो गया कि मान लो ये जो प्रकाश किरण है वो इसी सीमा में ही चलना शुरू कर, इसी सीमा, क्लियर है। यानी ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ कितना कोण बना ली, 90 डिग्री। कितना डिग्री बना ली, 90 डिग्री बना ली। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से डाले, देखो आई कोण बना थोड़ा दूर हुआ, फिर अब फिर और बढ़ाया आपतन कोण और दूर हुआ, और बढ़ाया और दूर होते होते क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसमें चलना शुरू हो गया। तो देखो जरा से ये प्रकाश किरण कहां चल रहा है, दोनों माध्यम को अलग करने वाली सीमा में चलने लगी। और याद रखिएगा जब
प्रकाश किरण दोनों माध्यम अपवर्तित होकर के ऐसा हो जाए कि दोनों माध्यम को अलग करने वाली सीमा में ही चलना शुरू हो जाए, या फिर बोले तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय ये जो आपतन कोण है, इसी आपतन कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण, जिसको सूचित करेंगे सी से। किससे? सी से। अगर इसका डेफिनेशन का बात करें कैसे बोलेंगे सुनिए। तो सबसे पहला बात ये तभी होगा जब सघन से विरल में जाएगा, अगर विरल से सघन में करो तो कभी नहीं होगा। तो क्या हम इसका ऐसा डेफिनेशन बना सकते हैं? जरा समझिएगा। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की, सघन से विरल माध्यम की ओर आपतित की जाती है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आपतित की जाती हो, तो आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाली सीमा में चलना प्रारंभ कर देती है, दोनों माध्यम को अलग करने वाली सीमा में चलना प्रारंभ कर देती है, उसी समय जो ये आपतन कोण होगा, उसी आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। आसान सा चीज है। तो इसका क्या डेफिनेशन है, अच्छे से समझना चाहते हैं, चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा डेफिनेशन, जरा ध्यान से देखो। तो बोल रहा है जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम, किधर से किधर? सघन से विरल माध्यम में आपतित की जाती हो, तो आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाली सीमा में गमन करती है, तो आपतन कोण के इस मान को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे किसके द्वारा? सी के द्वारा सूचित किया जाता है। और देखिए यहाँ दिखाया भी है, प्रकाश की ये सीमा है, ये इधर सघन माध्यम, इधर विरल माध्यम है, प्रकाश को सघन से विरल में डाले, तो ऐसे आते आते मान लो क्या हुआ, सीमा में ही चलना शुरू कर दिया, तो उसी समय ये जो आपतन कोण है, दिख रहा है, ये इसी आपतन कोण को हम क्या बोले? क्रांतिक कोण। क्या बोले बाबू? क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये था आपका क्या? क्रांतिक कोण। समझ चुके हम। लेकिन क्वेश्चन जो था एक और था, बोल रहा था क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित करें। अभी तो सिर्फ क्लियर हुआ क्रांतिक कोण क्या है, अब क्वेश्चन क्या है? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध स्थापित करें। चलिए करते हैं। तो मान लो अब हम लोग क्या निकालने वाले? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध। तो ध्यान से देखो, ये इधर सघन माध्यम, ऊपर क्या है? विरल माध्यम, और प्रकाश सघन से विरल में डाले, तो ये आपतन कोण क्या था? क्रांतिक कोण के बराबर था, इसलिए ऐसे चलने लगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो विरल माध्यम है, जनरली विरल माध्यम जो होता है वो होता है हवा। क्या होता है? हवा। और इसका अपवर्तनांक हम लोग लेते हैं कितना? 1 लेते हैं। कितना लेते हैं? 1। इसका अपवर्तनांक कितना लेते हैं? 1 ले लिए। और ये सघन है, सघन माध्यम में कोई भी हो सकता है, तो इसका अपवर्तनांक कितना मान लिए हम? म्यू। कितना मान लिए? म्यू। तो चलो प्रूव करते हैं, बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो देखना ध्यान से, तुरंत हो जाएगा। तो अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है, तो बोलिएगा सर स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम सबसे आसान, इधर का अपवर्तनांक लीजिएगा तो इधर का कौन लेना है, इधर का अपवर्तनांक बराबर उधर का कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो क्या हो जाएगा? म्यू इंटू क्या हो जाएगा? साइन सी इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आर। फिर समझिए कैसे किए। इधर का अपवर्तनांक लिए म्यू, तो इधर का साइन जो भी एंगल है उसका साइन यानी ज्या कौन लेना है। तो बोलो म्यू इंटू साइन सी बराबर म्यू ए साइन आर। क्लियर है? आसानी से लगा दी। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि म्यू ए बराबर कितना है? 1, तथा ये जो आर है, ये आर कितना है? वो 90 डिग्री है। देख रहे हो आर कितना है? 90 डिग्री। इसीलिए म्यू इंटू साइन सी, म्यू ए के जगह 1 इंटू साइन आर के जगह 90। तो म्यू इंटू साइन सी 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, इसको ऐसे लिखें, म्यू इंटू साइन सी और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। तो बोलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू, साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू। तो अब जरा ध्यान से देखो, इससे आगे बढ़ते हैं।
तो साइन सी इक्वल टू 1/b। तो बोलो सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जरा समझिएगा। तो सी इक्वल टू साइन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/b। तो ये हो गया बाबू क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध। आसान सा चीज है। तो इसी के साथ हम लोग का ये कंप्लीट हो गया क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध, जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। तो देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग का क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। उसके बाद बोल रहा है इसके शर्तों का उल्लेख कर, यानी इसका शर्त क्या है, उस शर्त को भी उस शर्त का उल्लेख करना है, उस शर्त को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर उसका शर्त भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। एकदम आसान सी चीज, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मान लिए फिर वही सीमा। तो बोलिएगा सर सीमा क्या है, तो सीमा हम आपको बता चुके थे क्या है। अब मान लो ये क्या है, एक वस्तु क्या है। अब ये प्रकाश किरण ऐसे गया इस तरह करके, और ये जो है मान लीजिए ये क्या है, इसका अभिलंब। ये क्या है बाबू, अभिलंब, जिसको हम नाम क्या देते हैं, चलिए इसको नाम दे दिए क्या, एन यानी नॉर्मल। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से। तो बोलो जब प्रकाश किरण इधर से गया तो बोलो ये तो कुछ कोण बना के गया, मान लो कुछ भी। तो मान लो ये जो कोण है ये है क्रांतिक कोण। कितना है, क्रांतिक कोण। और हाँ एक बात का बोल गए, इधर जो है ये सघन माध्यम है और इधर क्या है, विरल माध्यम। यानी ये जो सीमा है ये सघन माध्यम और विरल माध्यम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो ये प्रकाश किरण इस वस्तु से गया, ये एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या दिया O, और यहाँ से एक प्रकाश किरण गया। क्लियर। और ये कैसे गया, तो क्रांतिक कोण बना के गया। तो बताओ जी यहाँ से प्रकाश किरण जब इधर जाएगा कैसे जाएगा, तो अभी तुरंत सीखें कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो प्रकाश किरण क्या होगा, इसी सीमा में ही चलेगी। ठीक है, इसी सीमा में ही चलेगी, यानी यहाँ पर जो है अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब जरा समझना, मान लो प्रकाश किरण जो है अब की ओर ऐसे गया, ध्यान से देखिए ऐसे, और ये क्या है, फिर वही अभिलंब यानी एन। ठीक है, अब जरा ध्यान से, तो यहां से जब डाले तो बताओ ये जो है आपतन कोण बताओ, ये आपतन कोण का मान बताओ क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, यानी जो सी था उससे भी बढ़ गया। देख रहा है, यहाँ कोण छोटा है यहाँ बड़ा है, यानी आपतन कोण जो होगी क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो गया। तो अभी हम थोड़ा देर पहले सीखे थे कि प्रकाश जब ऐसे गया, ठीक है, तो सोचो जरा सा, अगर विरल से सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो क्रांतिक कोण के समय दूर होते होते यहाँ तक आए। अब फिर सोचो ये और बड़ा हो गया, तो ये फिर और इधर आए, और आते आते ये जो है प्रकाश किरण क्या होता है, इसी तरह इधर आ जाती है। क्या आ जाती है, इधर आ जाती है इस तरह, अपवर्तित होकर क्या होता है, इधर चलना शुरू होता है। तो इसी घटना को कहते हैं हम क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो सबसे पहला चीज प्रकाश को सघन से विरल में डालना होगा, फर्स्ट बात। प्रकाश को किधर से किधर डालना होगा, सघन से विरल, फर्स्ट। और सेकेंड क्या, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा रखेंगे तभी ऐसा होगा। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन का बात करें, डेफिनेशन तो ऐसा हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आपतित की जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आपतित की जाती है तो एक विशेष स्थिति पर, याद रखिए विशेष स्थिति हमेशा नहीं होगा, एक विशेष स्थिति पर। तो बोलिएगा सर विशेष स्थिति क्या है, तो विशेष स्थिति यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं।
तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आपतित की जाती है तो एक विशेष स्थिति पर प्रकाश किरण परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है, यानी जिधर से डाले उधरे लौटे, अपवर्तित होते होते इधरे आ गए, यानी परावर्तन हो गया। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं वो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अगर शर्त का बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सिंपल सा दो शर्त हुआ। पहला तो फर्स्ट शर्त यह हुआ कि प्रकाश को सघन से विरल में डालना चाहिए, प्रकाश को सघन से विरल में। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। चलिए इसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। क्या देखिए, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आपतित की जाती है तो एक विशेष स्थिति पर प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, सघन से डाले सघन में ही परावर्तित होगी। इस घटना को प्रकाश का पूर्वांतरिक परावर्तन कहते हैं। और देखिए यहाँ लिखा भी है, ठीक है, प्रकाश सघन से डाले, देखिए अपवर्तित हो गया, परावर्तित होकर फिर से सघन में लौट गया। तो ये क्या था? पूर्णांतरिक परावर्तन। क्लियर है? अब यहाँ पर बात था इसके शर्तों का भी उल्लेख कर, तभी शर्त बताए, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो तो पूर्णांतरिक परावर्तन के शर्त। तो याद रखिए दो शर्त है। पहला, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आपतित की जानी चाहिए। फर्स्ट बात याद रखिए, सघन से विरल माध्यम में। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई आपको समझ में आ चुका होगा। आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, जहां जहां पर उस जगह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप क्या कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई समझ में आ गया।